नमस्कार। कल बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा था। आज मैं उसके आगे का भाग पढ़ा रहा हूं। तो आज की अदिति पृष्ठ 62 पर टोपी 8 आने में मिल जाती और फोटो के ही छाप दे। ये पढ़ेंगे हमारे। तो सबसे पहले आदर्शवाचन, और एक बार मैं और कहूंगा आपसे कि वीडियो जब आप ओपन करेंगे तो पहले सुनिए अच्छे ढंग से, और सुनने के बाद फिर उसके बाद फिर समझने की कोशिश कीजिए और आदर्श वाचन कीजिए। तो प्रस्तुत है अनुकरण वाचन। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे कितनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, जाने युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं तो ऊपर से अच्छा दिखता है। अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी अंगुली दिखती है पर पांव सुरक्षित है। मेरी अंगुली ढकी हुई है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसा नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह ना खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तो आज यहां तक का मैंने अभी आदर्श वाचन किया है। आप वीडियो ओपन करेंगे तो पहले ध्यान से सुनिएगा और देखिए, टोपी और जूता ये प्रतीकात्मक शब्द है। प्रतीकात्मक, टोपी और प्रतीकात्मक। टोपी ये प्रतीक है सरस्वती पुत्र की। पुत्र, और जूता प्रतीक है लक्ष्मी पुत्र। पूंजीपति, बुद्धिजीवी। तो
टोपी 8 आने में मिल जाती है, यानी बुद्धिजीवी लोग जो है वो उस समय भी बहुत कम पारिश्रमिक मिलता था और आज भी यही स्थिति है। टोपी यहाँ सरस्वती पुत्र का प्रतीक है और जूता लक्ष्मी पुत्र का प्रतीक है, यानी पूंजीपतियों का प्रतीक है। तो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम नहीं। तो जूता यहाँ लक्ष्मी पुत्र का प्रतीक है, यानी सरस्वती पुत्र के पास आर्थिक आय कम होती है और जो लक्ष्मी पुत्र होते हैं उनके पास आर्थिक आय अधिक होती है। टोपी सरस्वती पुत्र बुद्धिजीवियों का प्रतीक है और जूता लक्ष्मी पुत्र धनिक लोगों का प्रतीक है। तो धनिक लोगों के पास पूंजी होती है, पैसा होता है, और जो सरस्वती पुत्र होते हैं वो फाके मस्त होते हैं। और आज भी बहुत सारे ऐसे ऐसे विद्वान लोग हैं जो गरीबी में जीते हैं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से समझौता नहीं करते। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बड़े साहित्यकार हुए और कभी उन्होंने पैरों में जूता नहीं पहना, नंगे पैर ही चलते थे। ऐसे कितने विद्वान थे। अब सोचिए, भगवान कृष्ण के साथ उनके बाल सखा मित्र सुदामा क्या विद्वान नहीं थे, लेकिन पूरा जीवन गरीबी में बीता। आज भी ऐसे अनेक लेखक हैं, साहित्यकार हैं। उदाहरण के लिए हम नागार्जुन को लें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लें, ये सब गरीबी में रहे। तो और पूंजीपति के पास बहुत पैसा होता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूता 5 रुपए में उस समय भी उससे कम नहीं था। यानी कहने का मतलब है कि आज भी बुद्धिजीवियों को बहुत कम पैसे में उन्हें काम पर रखा जा सकता है। कितने सारे लोग हैं, कितने विद्यालयों में देखिए, बहुत सारे विद्यालय हैं जहां टीचर्स को बहुत कम सैलरी मिलती है। यानी एक मजदूर जितना पाता है एक दिन में, उतनी सैलरी भी एक टीचर को नहीं मिल रही है, लेकिन वो टीचर पढ़ा रहा है। और कई बार तो मजे की बात यह है कि अनपढ़ लोगों ने स्कूल खोल रखे हैं, बड़े बड़े स्कूल खोल रखे हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। उदाहरण के लिए नैनीताल की एक घटना है। एक विद्यालय है, विद्यालय का नाम नहीं लूंगा मैं, मेरे साथ के कई बच्चे वहां, कई लोग वहां पर टीचर हैं। तो एक समय में एक आदमी आया, मुसलमान था, लुंगी पहने था, कुर्ता पहना था। वो अपने नाती के एडमिशन के लिए आया था। उस स्कूल में क्या हुआ कि लोगों ने देखा तो कहा कि नहीं, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। उसने पूछा क्यों? तो लोगों ने कहा तुम फीस नहीं दे पाओगे। वहां जो टीचर्स थे बड़े बुद्धिजीवी थे, उसने कहा आपके स्कूल की कीमत क्या है? मैनेजर आए, सब आए, उसने कहा कीमत बताइए, और तुरंत स्कूल खरीद लिया। आज वो उसी का स्कूल है। गजरौली की बीड़ी वाली कंपनी का मालिक था वो, अनपढ़ था। और उसके अंदर में कितने टीचर हैं जो मेरे साथ ही कम से कम 4-5 लोग हैं, और सब बुद्धिजीवी। तो टोपी उस समय भी 8 आने में थी और जूता उस समय भी 5 रुपए से कम नहीं था। यानी जूता आज भी, जैसे देखिए टोपी कितने 100-150 में बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन जूते की कीमत कितनी 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का भी जूता लोग खरीदते हैं। तो यानी आज भी जो है स्थिति यही अनुपात है। और आज भी बुद्धिजीवी लोगों को बहुत कम पैसे देकर के उन्हें सेवा में रखा जा सकता है, बौद्धिक कार्यों में। लेकिन ये रखता कौन है? जो रखने वाला है वो पूंजीपति है, वो उसका मालिक है, जिसके पास बुद्धि नाम की चीज शायद नहीं है, लेकिन लक्ष्मी उसके पास है। और एक बात सुनिए, लक्ष्मी की सवारी कौन है? उल्लू। तो टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे? जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। यानी पूंजीपति को समाज में हमेशा ज्यादा महत्व मिलता है, ज्यादा महत्व। किसकी अपेक्षा? सरस्वती पुत्र की अपेक्षा
ज्यादा महत्व मिलता है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर है। यानी एक धनिक व्यक्ति के अंदर अधीन में, नियंत्रण में 2500 बुद्धिजीवी लोग कार्य करते हैं। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया उस स्कूल का, वो अनपढ़ व्यक्ति आज भी जिंदा है और उसके अंदर में कई सारे लोग पीएचडी वगैरह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के पढ़ा रहे हैं। तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। ये जो आनुपातिक मूल्य था जूते और टोपी का, सरस्वती पुत्र और लक्ष्मी पुत्र का, तुम भी इसी के शिकार थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूं, तुम महान कथाकार हो। देखिए मुंशी प्रेमचंद के लिए विशेषण शब्द का कौन कौन सा प्रयोग है? महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग परिवर्तक, जनता के लेखक, साहित्यिक पुरखे, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। ये भी लेखक भी साहित्यकार है और ये भी उसी मूल्य का शिकार है। इनके पास भी उतना धन नहीं है, लेकिन इनके पास भी साहित्य का मन सही है। तो इनका जूता भी अच्छा नहीं है, ऊपर से दिखता अच्छा है। देखो इस बहाने लेखक ने अपने अपने माध्यम से, ठीक है, क्या किया है, दो तरह के लोगों को दिखाया है। एक प्रेमचंद, दूसरा लेखक स्वयं हरिशंकर परसाई। इसने दो तरह के लोगों को दिखाया है। जब वो कहता है कि मेरा जूता भी अच्छा नहीं है और तुम्हारा जूता भी अच्छा नहीं है, लेकिन तुम क्या करते हो और मैं क्या करता हूं, ध्यान दीजिए। तो यहां दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक प्रेमचंद जैसे हैं और एक लेखक अपने तरह बताना चाहता है कि मेरी तरह के लोग हैं। प्रेमचंद जैसे लोग जो हैं वो दिखावटी जीवन पसंद नहीं करते, दिखावटी जीवन पसंद नहीं करते, ठीक है। और ऐसे लोग दिखावटी जीवन पसंद करते हैं, जीते हैं। तो कह रहा है तुम्हारा जूता फटा हुआ है, तुम उसको दिखा रहे हो, यानी तुम बताना चाह रहे हो कि तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है जैसी है, दुनिया जो जानता है तुम्हारे बारे में जान, लेकिन मेरा जूता भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर देखिए क्या कहता है, ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं दिखता। यानी भीतर मेरी क्या आर्थिक स्थिति है, मेरे भीतर क्या सामाजिक पीड़ा है, क्या दर्द है, क्या समस्या है, इसको दुनिया वाले नहीं जान पाते हैं। और तुम्हारे जो भीतर है वही तुम्हारे बाहर है, यानी तुम दिखावटी जीवन पसंद नहीं करते। तो मेरे जैसे लोगों की हालत क्या होती है? हरिशंकर परसाई जी अपना उदाहरण लेते हुए कहते हैं कि अंगुली बाहर निकल रही है, जूता, मेरा जूता भी अच्छा नहीं है, ये ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती। लेखक का जूता ऐसा है कि बाहर से फटा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन नीचे से रगड़ खा रहा है। अंगूठे के नीचे तला फट गया है और वहां लोगों की दृष्टि नहीं जाती, यानी वो लोगों से अपनी समस्याओं को छिपा कर रखता है। तो अंगूठे के नीचे तला फट गया है, अंगूठा नीचे जमीन से घिसता है
और पैनी मिट्टी की रगड़ खाकर लहूलुहान हो जाता है। समाज की रगड़ खाकर के, पैनी मिट्टी यहाँ समाज का प्रतीक है। सब समाज में अपने आप को वो बड़ा दिखाना चाहता है, सभ्य दिखाना चाहता है, भव्य दिखाना चाहता है। हरिशंकर परसाई और ऐसे लोग, हरिशंकर परसाई अपना उदाहरण लेकर कह रहा है। तो क्या होता है, समाज की पैनी मिट्टी, यानी समाज में ऐसी तमाम चीजें होती हैं जिनके कारण बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। जैसे क्या हुआ कि दो आदमी, दो परिवारों में, दोनों एक ही आर्थिक स्थिति है, दोनों के बुजुर्गों की डेथ होती है। एक जो होता है वो सामान्य रूप से अंतिम संस्कार कर देता है, दूसरा दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, तो कर्ज लेता है और कर्ज के बाद फिर समाज की वो शुरू हो जाती है। उस कर्ज पर कर्ज लेकर के भव्य तरीके से अपने पुरखे की का अंतिम संस्कार करता है। अब वो कर्ज जो है वो ब्याज बढ़ता रहता है और धीरे धीरे वो ब्याज मूलधन से ज्यादा हो जाता है। और जिसने सामान्य रूप से अपने आप को दिखा दिया और कार्यक्रम कर लिया, वह अपने आप को बचाए हुए है। तो लेखक कहता है कि अंगूठा जमीन में घिसता है और पैनी मिट्टी की रगड़ खाकर लहूलुहान होता जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, यानी सब कुछ अस्त व्यस्त होगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। यानी मेरी वास्तविक समस्या जो है वह समाज में किसी को देखने नहीं दूंगा। ऐसा काम हरिशंकर परसाई जैसे लोग करते हैं। वो अपना उदाहरण लेकर बता रहा है, तुम्हारी अंगुली दिखती है, सब जानते हैं गरीब है, आर्थिक स्थिति खराब है, दुखी है, लेकिन पांव सुरक्षित है, यानी तुम खुशी पूर्वक खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हो। मेरी अंगुली ढकी है, मेरा पंजा घिस रहा है, नीचे घिस रहा है, अंगुली ढकी है, ये दुनिया नहीं जानती है। और जब दुनिया नहीं जानती है कि मेरे अंदर की क्या स्थिति है, मेरे परिवार की क्या स्थिति है, मेरे घर की क्या स्थिति है, तो मेरे भीतर से मैं खोखला होता जाता हूँ। तुम पर्दे के महत्व को नहीं जानते, यानी तुम दिखावटी जीवन जीना पसंद नहीं करते और हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं, यानी हम दिखावटी जीवन जीने में ही अपना सर्वस्व न्यौछावर किए जा रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, बड़े शौक से पहने हो, मैं नहीं पहन सकता। फोटो तो मैं जिंदगी भर ना खिंचाऊं, ऐसी फोटो मैं जिंदगी भर ना खिंचाऊं, चाहे मेरी कोई जीवनी छापने वाला आ रहा हो और वह ना छापे फोटो के बिना, लेकिन फटे जूते में मैं कभी भी जीवनी फोटो नहीं खिंचाऊंगा। यानी मैं अपने आर्थिक स्थिति को, अपनी वास्तविक समस्या को बिना छिपाए जनता के सामने नहीं आना चाहता, और तुम जैसे हो वैसे ही दिखना चाहते हो। तो ये आज का पाठ था, क्रिया विशेषण पर गृह कार्य में दे रहा हूं आपको। पाठ में आए गृह कार्य, पाठ में आए क्रिया विशेषण वाले वाक्य छांटिए, उनके नीचे रेखांकित कर क्रिया विशेषण लिखिए। क्रिया विशेषण ये। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।